खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज कश्मीर के उस पत्थरबाज नौजवान का वीडियो ट्वीट किया जिसे सेना के कुछ लोग जीप के आगे बांधकर ले जाते नजर आ रहे हैं और पूरे इलाके को चेतावनी दी जा रही है कि पत्थरबाजों का हश्र यही होगा। सेना इस वीडियो की जांच के आदेश दे चुकी है, पर उमर का कहना है कि वो कुछ दिनों पहले सामने आए सीआरपीएफ के जवानों के वीडियो को देखने के बाद के गुस्से को समझते हैं, लेकिन वो इस बात से भी गुस्से में है कि जीप से बंधे नौजवान को देखकर लोगों को वो गुस्सा नहीं आएगा। ये पूरा वाकया ये बयान करने के लिए काफी है कि कश्मीर में हालात इन दिनों किस कदर बिगड़ चुके हैं। आपको याद होगा 9 अप्रैल को कश्मीर के बडगाम में चुनाव खत्म कराने के बाद जब सीआरपीएफ जवान वापस लौट रहे थे तो किस तरह वहां मौजूद कुछ लड़कों ने इन जवानों को लाते मारी और उनका हेलमेट तक फेंक दिया। बावजूद इसके इन जवानों ने विरोध में एक लफ्ज नहीं कहा। उमर इसी वायरल वीडियो पर लोगों के गुस्से का जवाब दे रहे थे। सूबे की सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कश्मीर में बिगड़ते हालात का जिम्मेदार है कौन। इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। कहते हैं तस्वीर झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अहम किरदार वादी कश्मीर में तैनात सिक्योरिटी एहलकार और वहां के अवाम हैं। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में मुबैना तौर पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में कुछ मकामी लोगों को सीआरपीएफ जवानों की मारपीट करते देखा जा सकता है। इस दौरान सीआरपीएफ जवान सब्र तहम्मुल से काम ले रहे हैं। दूसरे वीडियो में एक फौजी गाड़ी के सामने एक आम शहरी को बंधे हुए देखा जा सकता है, जबकि तीसरे वीडियो में कुछ नौजवानों को फोर्सेस पर पथराव करते देखा जा सकता है, जिसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में एक फर्द की मुबैना तौर पर मौत वाक़ हुई। ये तस्वीरें बेचैन करने वाली हैं, क्योंकि एक जानिब सिक्योरिटी एहलकार सब्र का मुजस्समा बने हैं तो दूसरी जानिब दबाव में फर्ज की अदायगी करते हुए उनके हाथों से सब्र का दामन भी छूटता दिखाई दे रहा है, जिसके नतीजे में इंसानी जानें जाया हो रही हैं। माना जाता है कि ये वीडियो 9 अप्रैल को रिकॉर्ड किए गए थे। इसी दौरान फौज ने भी फौजी गाड़ी के सामने नौजवान को बांधने के मामले की जांच करने की बात कही है। सीआरपी के लड़कों की पेशेंस को एडमायर करता हूँ। वो आर्म्ड लड़के थे, वो फायर खोल सकते थे और 10, 20, 30 को गिरा सकते थे। कोई भी वर्ल्ड की कोई भी फोर्स होती, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस पे वो फोर्स को यूज़ कर सकते हैं। उनको कानून इजाज़त देता है जब उन किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने अपना कूल नहीं खोया, अपना गुस्सा, अपनी शांति रखी, और इसमें मैं उनको और उनकी सीआरपी की ट्रेनिंग को दाद देता हूँ। यहाँ तक इस वीडियो की बात जो आप कर रहे हैं, जहाँ प्रोटेस्टर को डायरेक्ट फायर हुआ है, वहाँ एफआईआर लगी है क्योंकि एक डेथ हुई है। वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो देखा जाएगा। हमारे पास डिटेल नहीं है, वीडियो ज़रूर देखा है, लेकिन इंडियन आर्मी बड़ा हाई ट्रेडिशन मेंटेन करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो उस पर जो भी कार्रवाई होगी करेगी। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने आजादी के नारे लगाने वाले और सीआरपीएफ जवानों पर पत्थरों से हमला करने वाले कश्मीर के नौजवानों की सख्त नुक्ताचीनी की है। गंभीर ने ट्वीट किया है कि जो भी आजादी चाहते हैं वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। कश्मीर हमारा है। फिल्म अदाकार अनुपम खेर ने गंभीर के बयान की तारीफ की है। ये जाहिर सी बात है कि इस वीडियो को देखते ही आपके अंदर का हिंदुस्तानी, आपके अंदर का एक अच्छा इंसान जागता है और आपको बहुत गुस्सा आता है। किसी भी देश की अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोई भी इंसान इस तरह का व्यवहार करेगा तो गुस्से के अलावा बहुत कम भावना है। उधर सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो पर वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने तशवीश और नाराजगी का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती ने वाकयात की तफसीली रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने मज़कूरा वीडियो में दिखाई गई हरकत, सकनात और सरगर्मियों को नाकाबिल कबूल करार दिया है।
महबूबा मुफ्ती ने मुतालिका महकमे को मतलूबा कार्रवाई करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आखिर कश्मीर में बिगड़ते हालात का जिम्मेदार कौन है, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त बड़ी बहस को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन कुमार साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद हैं। रविशंकर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिल्ली से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद अली खान साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, बस थोड़ी देर में वो हमारे साथ मौजूद होंगे। तनवीर सादिक साहब जो कि पॉलिटिकल एडवाइजर हैं फॉर्मर सीएम उमर अब्दुल्ला के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। वेद महाजन साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहस की शुरुआत करते हैं। नवीन कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब का यह कहना है कि जो पत्थर फेंकने वाले हैं उनको एक तो वो राष्ट्रवादी मानकर चल रहे हैं कि वो देश के लिए पत्थर फेंक रहे हैं, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमें इस तरह से भी उन्हें एंडोर्स करना चाहिए। लेकिन वो एक बड़ी बात ये कहते हैं कि जो सरकार है वो फंड कर रही है। अब तक लगातार ये बातें सामने आती रही हैं कि पाकिस्तान का 100 करोड़ का बजट है, कश्मीर में अनरेस्ट फैलाने के लिए वो एक बड़ा बजट यहां पर दे रहा है, 5-5, 6-6 हजार रुपए इन पत्थर फेंकने वाले लड़कों को दिए जाते हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब सारा गणित जो है वो उलट कर रख देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, यहां की जो सरकार है वही फंड कर रही है। ऐसा क्यों है अगर है तो? मुझे लगता है फारूक अब्दुल्ला साहब इतने चीफ मिनिस्टर इतने समय रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, फिर भी इनको क्या लालसा है कि सत्ता में आने के लिए वो कुछ भी करें, इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाएं। मुझे ये नहीं लगता कि जब लगातार सिक्योरिटी एजेंसियां, वो भी सरकार में रहे हैं, उनके समय भी लोगों ने पत्थर फेंके, क्या वो पैसा देते थे क्या? तो वो कहते थे कि पाकिस्तानी लोग देते हैं। अब ऐसा क्यों? क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या सत्ता की भूख इतनी ज़्यादा है कि आप सत्ता की भूख के लिए वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के लोगों को बरगलाएंगे और उनको जो है आप मौत के सामने झोंक देंगे? आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी विकास की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 60 वर्षों में जितने ओवरब्रिज नहीं बने उससे कहीं ज़्यादा अभी पिछले 2 वर्षों बने। मैं कश्मीर में होकर के आऊँ, कश्मीर को लोग वैली तक समझते हैं, मैं बटालिक से बारामूला और जो है सोपोर तक की बात कर रहा हूँ। ओवर ब्रिज बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, जो कश्मीर को जम्मू से और जम्मू को दिल्ली से जोड़ने का लगातार साधन जो है वो बढ़ाया जा रहा है, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ताकि वहाँ के लोग जो है मुख्य धारा से जुड़ें, वो अपने देश की तरफ बढ़ें। लेकिन उनको यही बात गवारा नहीं गुजर रही है। वहाँ के कुछ राजनीतिक दल लगातार जो वहाँ का सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश में केवल इसलिए लगे हैं क्योंकि उनको अपनी केवल राजनीतिक रोटी सेकनी है। ठीक है, वेद महाजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी का पक्ष रखने के लिए जम्मू से। महाजन साहब, आपसे जानना चाहूंगा, नवीन जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अगर इतने सारे विकास के काम हो रहे हैं तो जो सूबे का नौजवान है वो आपकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों इस तरह के इंसिडेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं? क्यों वोटिंग परसेंटेज कम होता जा रहा है? क्यों डेमोक्रेसी पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है वहां पर कि इस तरह की हरकतें हमें होती हुई नजर आ रही हैं? बात यह है कि जब मुफ्ती साहब 2002 में रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, तो जो बातचीत का दौर उन्होंने उस समय शुरू किया था, वो दौर बातचीत का 2008 में जब ये सरकार चले गई तो ये बंद हो गया, और उसके बाद किसी ने भी उसकी इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। यही बात है कि जो आज हमारे जम्मू कश्मीर का नौजवान है वो चिंतित है कि उसका क्या क्या बनेगा। तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें जो हैं वो केंद्र सरकार को देखनी चाहिए, और जो बातचीत का अमल जो रुका है उस बातचीत के अमल को दोबारा शुरू करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ इस बात के लिए। नहीं महाजन जी, बातचीत किससे की जाए? बातचीत किससे की जाए? यहां से जब डेलीगेशन जाता है तो वहां तो कोई मिलने के लिए तैयार नहीं होता, मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। यह भी तो हमने देखा है ना। और आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपकी पार्टी जो है वो विपक्ष में बैठी हो, आप सरकार चला रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलकर चला रहे हैं जिसकी केंद्र में सरकार है, तो आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। बहुत से ऐसे मोड़ आए हैं जब ये मतलब कि बातचीत की प्रतिक्रिया को रोका गया है। जो विपक्षी पार्टी हैं इस समय वो नहीं चाहते और वो हमेशा भड़काने की बातें करते हैं। आपने देखा 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला साहब
वहाँ पे नौजवानों के बारे में क्या किस भाषा का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज उन्होंने जम्मू में ये बात कह दी कि ये जो है रियासत जम्मू कश्मीर की जो सरकार है ये पैसे दे के ये सारा कुछ करवा रही है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। जो हमारा जम्मू कश्मीर का नौजवान है वो एक डिस्ट्रेस में है, तो ये बातें समझनी पड़ेंगी। अल्टीमेटली हर चीज़ का जो हल है वो बातचीत से निकलेगा, इसके बिना रियासत जम्मू कश्मीर का हल नहीं निकलेगा, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो एक सियासी मसला है और इसका हल भी जो है वो राजनीतिक तरीके से ही निकाला जाना चाहिए और इसी तरह से निकलेगा। यही मैं समझता हूँ एक रास्ता है बातचीत का, क्योंकि पीडीपी का ये मानना है ना ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। ये हमारा मौक़िफ़ रहा है और आज भी हम इसी मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि बातचीत के रास्ते से ही रियासत जम्मू कश्मीर का हल निकलेगा। चाहे वो नौजवानों की बात है, चाहे वो सेपरेटिस्टों की बात है, जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत जो है वो करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ यही एक ऐसा रास्ता है जिससे रियासत जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल आएगा। ये मैं समझता हूँ। ठीक है, बातचीत तो करनी पड़ेगी, लेकिन 2-3 साल से अब आपकी सरकार है, तो ये राब्ता जो कायम करने की आप बात कर रहे हैं कश्मीर की आवाम के साथ, वो अब तक किया क्यों नहीं जा सका है? ये एक बड़ा सवाल है ना, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा, नवीन कुमार साहब को देना पड़ेगा। एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, आपके हिसाब से क्या लगता है कश्मीर में अभी जो हालात हैं वो तो लगातार हम देख रहे हैं कि बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं ना, इसकी वजह सबसे बड़ी आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि और इसमें सेना का क्या रोल है? क्योंकि अगर आप आम कश्मीरी नौजवानों से बात करें तो वो सेना की नाइंसाफियां गिनाने लगते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने, आपने देखा होगा, एक वीडियो आज ट्वीट किया जिसमें कुछ जवान जो हैं वो एक कश्मीरी नौजवान को, अब वो पत्थरबाजी कर रहा था, किसी को मार के आ रहा था या क्या कर रहा था ये हमें नहीं पता, उसकी अभी जांच जारी है, लेकिन जो वीडियो में नजर आता है कि अपनी जीप पर बांधकर उसे ले जा रहे हैं और पूरे इलाके में एक तरह की चेतावनी दी जा रही है कि भाई देखो ये हश्र तुम्हारा भी हो सकता है अगर पत्थरबाजी करोगे या ऐसा कुछ करोगे। क्या ये बातें ठीक हैं या इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं धीरे धीरे गुस्से का गुबार बनकर फूट रही है कश्मीर की आवाम? देखिए, दो चीज़ है। पहला चीज़, कश्मीर की समस्या क्या है? कश्मीर की समस्या इंडिपेंडेंस 1947 के बाद शुरू हुई, जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और पाकिस्तान की शनि दृष्टि कश्मीर पे लगी। पहले श्रीनगर एयरपोर्ट कैप्चर करने की प्रतिक्रिया, फिर 65 वॉर, और उसके बाद 1990 से जो स्थिति गिरनी शुरू हुई, 1990 में लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंस होना शुरू किया, हिंदुओं कश्मीर छोड़ो, औरतों को छोड़ के जाओ। उस समय सुनते जाइए। तो जो आज की बात करें ना हम, आज की बात ये है कि वहाँ का जो लोकल पॉपुलेशन है, हाँ, उसकी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीयता खत्म हो चुकी है। वो किससे बात करें और किस टॉपिक पे बात करें? ये इनकी ग्रीवांसेस हैं। क्या पूरे हिंदुस्तान में, बाकी स्टेट में गरीबी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ। ये क्या आइसोलेटेड स्टेट है जिसके साथ ये अपना एक अलग व्यवहार किया जा रहा है? आर्टिकल 370 दिया, सब्सिडाइज्ड राशन है, सब कुछ है, और फिर ये कष्ट। और टूरिज्म यदि सफर कर रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाँ। यदि आप दुश्मन देश की भाषा, उसकी शागिर्दी करोगे, उनकी भाषा पे चलोगे, राष्ट्र के साथ राष्ट्रद्रोह करोगे, पाकिस्तान का स्लोगन उठाओगे, क्रिकेट मैच के पहले पाकिस्तान का जर्सी पहनोगे, पाकिस्तान नेशनल फ्लैग को सपोर्ट करोगे, और लेकिन सिन्हा साहब, जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं जिसमें एक कश्मीरी नौजवान को जीप पर बांधकर ले जाया जा रहा है, क्या इसकी इजाजत देता है सेना का मैनुअल? एकदम देता है इजाजत? एकदम समीर जी, मैं बताना चाहता हूं, आपको नहीं लगता इसकी जांच होनी चाहिए? कुछ नहीं, एक मुझे 2 मिनट का मौका दीजिए। हाँ। मैं पूरा एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। पहली बात, ये सीआरपीएफ का जवान के साथ जो वारदात हुआ, सीआरपीएफ का जवान नहीं है, वो भारत के प्रजातंत्र का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ताज का एक प्रमुख हिस्सा है। लोग कहते थे ब्रिटिश के जमाने में कि एक ब्रिटिश सोल्जर का यदि टोपी फेंका गया जमीन पे तो ब्रिटिश क्वीन का ताज फेंका जा रहा है जमीन पे, वो असहनीय है ब्रिटिश एम्पायर के लिए। वही लागू है सेंटेंस यहाँ पे। वो सीआरपीएफ का जवान नहीं है। बिल्कुल, और उस सीआरपीएफ के जवान का सब्र का पैमाना देखिए। एग्जैक्ट नहीं, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो यहाँ प्रशासनिक यंत्र तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ। जो कि स्टेट पावर और स्टेट विल और जो उसकी चार्टर है, मैंडेट है कि शांति कायम रखो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखो, वो ड्यूटी कर रहा है। 1 मिनट और दे दीजिए मुझे। जी। तो ये 2 और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो ये तो
यूज ऑफ मिनिमम फोर्स है। हाँ। यदि देखिए फौज अल्टीमेट शक्ति है, यदि फौज फेल हो गई तो सब कुछ फेल गया हिंदुस्तान में, ये बैकबोन है। तो फौज ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि आपके साथ शक्ति लाई जा सकती है, और ये तो यूज ऑफ मिनिमम फोर्स से जानलेवा कहां है, कहां गोली चला रहे हैं, कहां मार रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तनवीर सादिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला के, और इस वक्त बतौर स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो हमारे साथ हैं। तनवीर सादिक साहब, आज उमर अब्दुल्ला साहब ने जब ये वीडियो ट्वीट किया तो बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर उनसे भी सवाल किए, और लगातार ये देश भर से उनसे सवाल पूछा जाने लगा कि भाई जब सीआरपीएफ जवान के साथ बदसलूकी होती है, लोग उसे लाते मारते हैं, लोग उसका हेलमेट उठाकर फेंक देते हैं और वो रिएक्ट तक नहीं करता, उस नाइंसाफी के बारे में उमर अब्दुल्ला कभी ट्वीट नहीं करते, कभी नहीं कुछ बोलते। लेकिन आज जब एक कश्मीरी नौजवान को, जिसके बारे में पता नहीं कि उसने क्या जुर्म किया है, उसे जीप पर बांध कर ले जाया जा रहा होता है, तो उसके लिए हमदर्दी जरूर दिखाते हैं उमर अब्दुल्ला। तो ऐसा क्यों है? आपको एक तरफ की नाइंसाफी अगर नजर आती है तो दूसरी तरफ की नाइंसाफी नजर क्यों नहीं आती? देखिए, पहली बात, उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे ज्यादा शायद कश्मीर की जो सिचुएशन है ग्राउंड पे, उनसे ज्यादा कोई जान नहीं जाएगा आप में जो सब बैठे हुए इधर। लेकिन जहां तक वीडियो की बात कर रहे हैं, देखिए हमने ये कहा है कि आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है। आप आर्मी के जवानों को और स्टोन पेल्टर्स को इक्वेट मत कीजिए। अगर आप इक्वेट कर रहे हैं उसके बाद तो फिर डिस्कशन रहता नहीं है। हमारा सिर्फ ये मकसद है कि जहां आप उन लड़कों को कंडेम कर रहे हैं जिन लोगों ने उन सीआरपीएफ, जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन उस चीज को भी कंडेम कीजिए कि ये पूरी वो हिंदी फिल्म की तरह, जैसे वो डाकू एक उसको लिया करते थे, घोड़े पे बंद करके चारों तरफ घुमाते थे, एक दहशत फैलाने जो सवाल मैंने आपके सामने रखा, आपने मेरे सामने रख दिया। यही तो मैं कह रहा हूं कि उस घटना को भी तो कंडेम कीजिए। आप एक सेकंड, वो जवान इसलिए वहां पर मौजूद है, मैं पूरा वो जवान इलेक्शन कराने के लिए मौजूद थे ना, ईवीएम लेकर जा रहे थे ना। देखिए ना, सुनिए, ताकि जो आप कश्मीर की आवाम ने जो वोट डाला है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बेकार हो जाए। अगर आप बात तो करने दीजिए, मजबूत करने के लिए थे ना। 70% से जब 2% तक इलेक्शन आता है, सबका चुनाव 70 से जब 2% तक इलेक्शन आता है, तब ये आपके लिए, हर किसी के लिए एक आई ओपनर है। अगर इसके बाद भी वहां की पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है क्या? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्तर इतना गिर गया कि आज 7% लोग भी वोट डालने के लिए जा रहे? 7% में सभी पार्टियों के हैं, केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नहीं। आज स्थिति क्या हो गई, राजनीतिक स्थिति वहां पे जम्मू कश्मीर में? आपने कश्मीर में राजनीतिक विश्वसनीयता खो दी अपनी। वो नहीं, वो बीजेपी और पीडीपी की वजह से, जबकि हमारी हुकूमत जब थी तब तो 70% था। चलिए ठीक है, तनवीर सादिक साहब से लगता है हमारा संपर्क जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। तनवीर सादिक साहब रहिएगा आप हमारे साथ। मोहम्मद अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। मोहम्मद अली खान साहब, पिछले दिनों आप कश्मीर में ही थे, क्या आपको वजह नजर आती है, क्या जो हमारे नेताओं के बयानात आ रहे हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान हम देख लें जिसमें वो कहीं ना कहीं पत्थरबाजों को नेशनलिस्ट साबित करने पर तुले हुए नजर आते हैं, इस तरह के जो बयानात आते हैं अपना सियासी फायदा उठाने की कोशिश करने के चक्कर में, इस तरह के बयानात भी जिम्मेदार हैं क्या इस सिचुएशन के लिए कि कहीं ना कहीं आप एक तरह से ऐसे लोगों की तरफदारी करते हुए नजर आते हैं, इनके हौसले और बढ़ते हैं? ताकि जी अब्बास साहब, आपने सही कहा, मैं कुछ हफ्ते पहले ही कश्मीर में था और मैं आपको एक बड़े मजे के ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको और बाकी पैनलिस्ट्स के लिए एक किस्सा यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे हर इंसान जिससे बातचीत कर रहा था, आपको शायद आपको हैरानगी नहीं होगी मगर मुझे बड़ी हैरानगी हुई जान के, हर दूसरा इंसान क्या मुझे बता रहा था कि उनकी खबरों का जरिया है ईटीवी उर्दू। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, एज अ प्रवक्ता मैं पूछ रहा था कि आप लोग कौन से चैनल देखते हैं, ज़्यादातर उन्होंने मुझे बताया, मुझे हैरानगी कि ईटीवी उर्दू इज़ देयर प्रेफर्ड चॉइस ऑफ न्यूज़। अब इस बात से मुझे एहसास होता है कि जब आपके चैनल पे हम आते हैं और कश्मीर के मुद्दे डिबेट करते हैं तो हमारे ऊपर एक ख़ास जिम्मेदारी होती है कि हम अपने अल्फाजों को एक वजन दें और उन्हें, क्योंकि जब कश्मीर के अवाम देख रहे हैं हमें इतनी भारी तादाद में, तो हमें बड़ा चुन के बोलना चाहिए अपने अल्फाज। जी, अब इसी संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ, और मेरे भाई नवीन कुमार जी भी बोल रहे थे, अभी हम दोनों एक दूसरे डिबेट पे भी थे 2 दिन पहले कश्मीर पे। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए मुझे कश्मीर की एक बात समझ आई है, वहाँ के लोगों को, अंग्रेजी में शब्द है कॉन्डेसेंशन, मुझे उसकी हिंदी उर्दू तर्जुमा नहीं पता, कि आप जब किसी से अगर आप किसी से टॉक डाउन करते हैं, किसी को एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हमने तुम पे एहसान किए हैं, अगर थोड़ा अहंकार आ जाता है आपकी, जैसे कहते हैं अगर तकब्बुर आ जाता है आपकी बातों में,
कश्मीरी जो अवाम है उन्हें ये बात सबसे बुरी लगती है। आप उनसे कहते हैं हमने तुम्हें नौकरियां दी, हम तुम्हारे लिए ये करना चाह रहे, वो इस बात से बुरा मानते हैं। उनकी खुददारी जो है उस पर चोट पहुंचती है। आपको वाजपेयी जी का जो शुरू किया, आप हमारी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं राजनीतिक नजरिए से देखना ही नहीं चाहता इस प्रॉब्लम को। आपने जो वाजपेयी जी के नीचे वो शुरू की थी इंसानियत वाली पॉलिसी कि लोगों के दिल जीत रहे हैं, आपको वो दोबारा रिवाइव करना पड़ेगी क्योंकि अभी जो आपकी टोन है नवीन भाई, आप लोगों की, आपके नेताओं की, वो इतनी कठोर है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। और नवीन भाई सुन लीजिए, नवीन भाई मैंने कोई इंटरफेयर नहीं किया जब आप बोल रहे थे, मैंने कोई हस्ताक्षेप नहीं किया जब आप बोल रहे थे। नहीं लेकिन आप गलत तर्क देंगे तो मुझे फिर रोकना पड़ेगा। राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट जो आप बांटते हैं, सुन लीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा नवीन भाई, आप जवाब दे दीजिएगा, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। समीर भाई, आप अपना तर्क रखिएगा जब मैं खत्म कर लूं। नवीन भाई ऐसे डिबेट कैसे होगा? या तो आप मुझे मेरा तर्क सामने रखने दें या आप अपना रखें। आप तर्क रखें, तर्क नहीं। ठीक है नवीन, उनकी बात पूरी हो जाए। जी मोहम्मद अली खान साहब बोलिए, आप अपनी बात रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कश्मीरी आवाम के साथ रास्ता साबित करना होगा। वो लग रहा है कहीं ना कहीं उसमें ढिलाई हो रही है, हम नहीं कर पा रहे हैं, ये मानना पड़ेगा हमें। रास्ता साबित करना होगा, बिल्कुल सही। खान साहब बोलिए। बिल्कुल सही। और आप बिल्कुल सही, और आपको ये राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट देना बंद करना पड़ेगा कि ये देशद्रोही है, ये देशभक्त है। हाँ। जनाब लोग खुद तय करेंगे। हाँ। आप इनका दिल जीतिए, वापस लाइए, क्योंकि बहुत बड़ी हार होने वाली है हम सबकी, आपकी, हमारी, हम सबकी। इन्हें एहसास दिलाइए कि भारत का हिस्सा है, और ये सिर्फ बातचीत से मिलजुल के आप जब आपने सामने बिठाएंगे, ये बाइनरी वाली पॉलिटिक्स खत्म करेंगे तभी होगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। एक मिनट जी ठीक है। रविशंकर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रविशंकर, क्या लगता है आपको, जिस तरह की बात लगातार हो रही है और खासतौर पर अगर मैं वोटिंग परसेंटेज का जिक्र करूं, जिस तरह से एक तरह से चुनाव का बहिष्कार किया गया है इस बार, ये जो डेमोक्रेसी की नींव कमजोर होती हुई नजर आ रही है, इसके पीछे रीजन क्या आप मानते हैं? और जिस राब्ते को कायम करने की बात की जा रही है कि सरकार और कश्मीर की आवाम के बीच एक राब्ता कायम करना होगा, वो 2-3 साल का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक क्यों नहीं कायम हो पाया है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है 2-3 चीज़ समझने की। पृष्ठभूमि तो हम सभी जानते हैं कि मामला कहाँ से मतलब दयनीय होना शुरू हुआ या ख़राब होना शुरू हुआ, जब पीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ और लोगों में, जो खासकर वैली में जो अंदर थे, वो लोगों में असंतोष था। ये देखिए, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, सबको पता है स्थिति की क्या है। सवाल ये उठता है कि जो शासन में है उनके पास सारी स्थितियों का जायजा है, पता है कि स्थिति ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी इलेक्शंस कराने का निर्णय लेते हैं। और इलेक्शन में क्या होता है हम सभी देख चुके हैं, 2%। ये आखिर किसको एक्सपोज करता है? हो क्या रहा है ये? आखिर जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको, ऐसी बात तो है नहीं कि उनके समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ें। आप बताइए कि 35,000 वोटर्स 38 पोलिंग बूथ पर और 700 लोग जुटते हैं वोट देने के लिए, तो ये अनंतनाग का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट, जहां महबूबा मुफ्ती खाली करती हैं सीट, उसको आप डेफर कर देते हैं क्योंकि स्थिति इतनी खराब हो जाती है। फारूक अब्दुल्ला साहब चुनाव लड़ रहे हैं और वहां कोई वोट देने नहीं आता। स्थिति इनको भी पता है कि बहुत खराब है और इलेक्शन से ये स्थिति को इतना जल्दी सुधारा नहीं जा सकता। इनको चाहिए था इलेक्शन नहीं कराने का। ये कोई मतलब ऐसी कोई निष्कर्ष वाली बात या समझने वाली बात मैं नहीं कह रहा। सवाल इसका है कि आप जब तक कॉन्फिडेंस अंदर पैदा नहीं करेंगे जमहूरियत में, वहाँ के लोगों के बीच जो एक आक्रोश है लोगों के बीच, ये पीडीपी ने जब बीजेपी के साथ जब गठबंधन किया था तो लोग बिल्कुल छले हुए से महसूस किए थे वहाँ कि ऐसा कैसे कर लिया इन्होंने, क्यों कर लिया। लेकिन प्रोग्रेसिव या प्राग्मेटिज्म ये था कि जब ये दोनों पार्टियां साथ में आते हैं तो हम लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई थी कि समथिंग विल हैपन नाउ, समथिंग पॉजिटिव विल हैपन नाउ, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन ये अच्छा होने के बजाय ये धीरे धीरे स्थिति खराब से बद से बदतर होता चला जा रहा है और स्थिति अब हाथ से बाहर जाता हुआ दिख रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि इसकी स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। सवाल उठता है कि व्हेन विल बी, कहते हैं ना कि हाउ लॉन्ग विल इट गो लाइक दिस, एनफ इज एनफ कब होगा हमारे पॉलिसी मेकर्स के बीच में, कब हम ये समझेंगे कि कुछ ड्रास्टिक स्टेप उठाने। देखिए, आप जितने भी सोप्स दे दें,
जितने भी आप पैकेजेस देते हैं, ठीक है, वो नाकाफी है। आप देख रहे हैं कि इतने पैकेजेस के बाद भी लोग उसको क्रेडिट देने को तैयार नहीं है भारत सरकार को कि आप इतना कुछ कर रहे हैं और वो एक्नॉलेज तक नहीं कर रहे। इसका आखिर क्यों नहीं कर रहे एक्नॉलेज? नहीं, इसका तो मतलब कहीं ना कहीं ये मसला जो है सो इंसानियत, जमहूरियत, ये जो वाजपेयी जी का जो तो मैं और कर्फ्यू लगाना पड़ा था। महबूबा मुफ्ती ने यह कहा था कि ये 5% लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो चाहते हैं कि अनरेस्ट फैले। ज्यादातर लोग, कश्मीर की पूरी आवाम वो ये चाहती है कि शांति बनी रहे। क्या इससे हमें अलग हट के भी देखना होगा? क्या हम ये मानकर गलती तो नहीं कर रहे हैं? समीर जी, लोग कहते हैं दिल जीतो, लोग कहते हैं बातचीत करो। किस बिंदु पे बातचीत करें? हाँ, किससे बात करें? हाँ, क्या बिंदु ये आजादी कश्मीर का, इस बिंदु पे हम बात करें? क्या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हिंदुस्तान का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज करें? जिन लोगों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी राष्ट्रीयता बेच दी है पाकिस्तान अपने आका अक्रॉस द बॉर्डर को, उनसे बातचीत करें। जो लोगों को भड़काते हैं, जो लोग कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला ऐसे लोग कि कश्मीर किसी की बपौती नहीं है, तनवीर सादिक साहब सुनिएगा ध्यान से, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। जो फारूक अब्दुल्ला को लोग डिस्को वजीरे डिस्को कहते हैं, 1990 में जैसे बोलता नीरो, व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज अवे। तो जब 1990 में लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रहा था कि हिंदुओं छोड़ो और अपने औरतों को छोड़ के जाओ, वो लंदन चले गए, अपना धर्म का जो राजधर्म छोड़ दिया। वो फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि हिंदुस्तान कश्मीर किसी की बपौती है, और ऐसे ऐसे लोग राजनीति में हैं। तो जो कश्मीर की समस्या आज की तारीख में ये है कि लोगों ने अपनी राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति बेच दिया पाकिस्तान के लिए, और ये नॉन नेगोशिएबल है। और ये सिचुएशन डिमांड करता है कि मेजर सर्जिकल ऑपरेशन किया जाए। और सर्जिकल ऑपरेशन मैं बताता हूं क्या होना चाहिए। इससे तो हालात और बदतर होंगे ना? नहीं, कोई बदतर नहीं, इससे तो हालात नहीं, कोई बदतर नहीं। मेरे को बोलने दीजिए क्या सर्जिकल ऑपरेशन है, मेरे को सजेस्ट तो करने दीजिए। सभी मानते हैं कि समस्या 5% की है, ये सभी मानते हैं। मुफ्ती जी, अपना महबूबा जी भी मानती है। तो मेरा सजेशन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पॉलिटिकल आंसर नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। प्रॉब्लम है 22 डिस्ट्रिक्ट में से 5 डिस्ट्रिक्ट में। आप लद्दाख और जम्मू को बाइफरकेट करो, वो 5 डिस्ट्रिक्ट जिसमें समस्या है उसको यूनियन टेरिटरी घोषित करो, उसके आउटर पेरिफेरी पे एक इन्फेंट्री ब्रिगेड लगा दो, और जितने मदरसा है वहां पर आर्मी एजुकेशन कोर के हवलदार जेसीओ को वहां प्रिंसिपल बनाओ, और जितने बॉर्डर पे एरिया है वहां एक्स सर्विसमैन को सेटल करो, आर्टिकल 370 खत्म करो। ये सोल्यूशन है। यदि आप सचमुच सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और यदि आप इस पस को और बढ़ने देना चाहते हैं तो बातचीत करते रहिए। ठीक है। तनवीर सादिक साहब, एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, ठीक है, तो फिर जो पार्टी जब सत्ता में आती है तो उसका रुख बदल जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सत्ता में थी तब वो वही बातें करती थी जो आज महबूबा मुफ्ती करती हुई नजर आ रही हैं। अब आप सत्ता में नहीं हैं तो आप एक तरह से पत्थरबाजों को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। आप ये याद दिलाते हुए नजर आते हैं कि जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, वो नेशनलिस्ट हैं और इस देश की सरकार को उनके भविष्य की चिंता होनी चाहिए। तब आप ये भूल जाते हैं कि दरअसल जो पत्थरबाजी कर रहा है वो खुद अपने फ्यूचर को लेकर कितना चिंतित है। देखिए, अगर ये सिर्फ आज पॉइंट स्कोर करने की बात है इस डिबेट पे तो शायद मैं 2-4 चीजें चिल्ला के बोल के उठ जाऊं, बट अगर जो अभी मेरे से पहले स्पीकर थे उन्होंने तो इतना बड़ा प्लान दे दिया, इसके बाद तो कुछ है नहीं ना, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, अब मेरा मकसद सिर्फ इतना है, अगर आपने उमर अब्दुल्ला साहब को असेंबली में जब वो चीफ मिनिस्टर थे उनकी बात अगर सुनेंगे आप, उनने तब भी ये बोला कि इकोनॉमिक पैकेज कश्मीर, जम्मू कश्मीर का हल नहीं है, इसका हल पॉलिटिकल है। अब मेरा एक ही सवाल है, मुझे नहीं पता कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं इसमें कि नहीं है, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इनके एजेंडा ऑफ अलायंस में इनका सबसे बड़ा पॉइंट था कि ये हर किस नवीन कुमार साहब से फिर मैं ये पूछूंगा कि एजेंडा ऑफ अलायंस में इनने कहा था कि ये हर किसी स्टेक होल्डर से बात करेंगे। केंद्र सरकार को 3 साल हो गए, अभी तक ना कि सेपरेटिस्ट से, इनने मेन स्ट्रीम से भी अभी डायलॉग स्टार्ट नहीं किया। तो जो अभी इस वक्त सड़क पे हो रहा है, जो आप सेपरेटिस्ट बात करने के लिए तैयार हैं, रिजल्ट है ना। अगर आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, एक सेकंड अपना विजन तो क्लियर करिए, आप कहना क्या चाहते हैं? एजेंडा ऑफ अलायंस में है जाती है तो बातचीत नहीं होता है, लोग खिड़की बंद कर देते हैं,
अरे मेरा ये कहना है, सुनिए ना, सुनिए जी, पहले मैंने किसी को टोका नहीं, मेरे को अपना पॉइंट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। मैं कह रहा हूं एजेंडा ऑफ अलायंस में था कि हम हर किसी से बात करेंगे। बीजेपी और पीडीपी ने एक दूसरे के साथ गठबंधन करके ये बोला कि हम लोग इस पे कुछ पीसफुल रेजोल्यूशन लाएंगे। इतने साल होके भी कोई भी डायलॉग स्टार्ट नहीं हुआ। पिछले साल 100 लड़के मर गए, उसके बाद भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। आज अगर आक्रोश है, आज अगर आपका परसेंटेज 2% आया है डेमोक्रेसी में, इसका मतलब है कि लोगों को सियासत और डेमोक्रेसी से नफरत हो चुकी है। अगर हम अभी भी अपनी आंखें बंद करके ये बोले कि नहीं जी, आपकी पार्टी, एक मिनट तनवीर सादिक साहब, तो आपकी पार्टी क्या चाहती है? आपकी पार्टी क्या चाहती है? पत्थरबाजी बंद हो, हम खो रहे हैं, डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास भरोसा बढ़े, आपकी पार्टी चाहती है ना? मेरी पार्टी ने 2/3 मेजॉरिटी से ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास किया। दिल्ली में केंद्र सरकार है, उनसे बोलिए, उसके ऊपर डिस्कशन करें। वो नहीं तो अब महबूबा मुफ्ती की सरकार है, तब आप कह रहे हैं कि ये लोग देश के लिए पत्थर फेंक रहे हैं। देखिए कितनी बेहतरी होगी। और आप चाहते हैं कि अनरेस्ट खत्म हो। काहे का ऑटोनॉमी? आप तो भड़का रहे हैं ना एक तरह से। हमने ये नहीं बोला, हम भड़का नहीं रहे, हम कह रहे हैं आप लोगों ने 3 साल तक भी हो गए, अभी तक किसी से बात नहीं की है, तो आप कब करेंगे? ठीक है, ये बात आपने कही, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये पत्थरबाज जो हैं, ये देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए पत्थर फेंक रहे हैं। वो अगर आप एक 12 साल के लड़के को सर को गोली मारेंगे क्योंकि उसने पत्थर हाथ में लिया है, तो शायद हम लोग कश्मीर को खो रहे हैं। गोली वो भी सर पर। अगर आप क्यों लिया हाथ में? गाड़ी के साथ बांध के पूरे गली गली घुमा रहे हैं, तो आप कश्मीर को खो रहे हैं। अगर आप इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो वहां के लोग नहीं होना देना चाहते, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, वो चाहते हैं नवीन कुमार साहब। लेकिन हम उनकी जो जिन नाइंसाफियों का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, तनवीर सादिक साहब या जम्मू कश्मीर के किसी भी आप लोकल लीडर से बात करने की कोशिश कीजिए, तो वो इन नाइंसाफियों का जिक्र करता है। ये आप खारिज तो नहीं कर सकते कि कुछ नाइंसाफियां नहीं हुई हैं। एग्री, मैं आपकी एक बात कहना चाहता हूं। जब आप किसी अच्छे काम की बात करते हैं, अगर 100 काम अच्छे होते हैं तो उसमें अब 2 बुरे काम होते हैं, गलती किसी से भी हो, तो आप 98 को भूल करके उनको उठाना शुरू कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि जो जम्मू कश्मीर में लगातार विकास और उनको मुख्य धारा से जोड़ने, उनके रोजगार की व्यवस्था करने और हर काम को रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था जो केंद्र सरकार लगातार अच्छे कामों की एक लंबी फहरिस्त है। तनवीर सादिक साहब, विषय में बात क्यों नहीं करते? हमारी आर्मी के, जब इंडियन आर्मी के अच्छे कामों की एक लंबी फहरिस्त है। जब फ्लड आया था तो यही इंडियन आर्मी और यही लोग थे जिन्होंने लग करके अपनी जान की बाजी लगा के पूरे कश्मीर को बचाया। सब पूरे कश्मीरियों ने उसका सम्मान किया। आप उसकी बात नहीं करते। जब कमीशन सर्विस के अंदर जम्मू कश्मीर के बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तब उसका सम्मान होता है, उसका कभी उसको रोल मॉडल नहीं बनाते। कोई आदमी अगर किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल होते हुए उसके अंदर उसकी मृत्यु हो जाए, मारा जाए, तो उसको लेकर के आप हाहाकार करते हैं। जो आपके 80% लोग अच्छा काम करते हैं, उसकी तारीफ क्यों नहीं करते? जब कश्मीर का बच्चा IAS IPS बनता है तो उसकी तारीफ क्यों नहीं करते आप? मोहम्मद अली खान साहब, उसको और इसको क्यों मोहम्मद अली खान साहब, तनवीर सादिक जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आप मानते हैं? जी, मैं नवीन साहब की बात सुन रहा हूं। बड़ी वजह है मिस्टर समीर, एक सेकंड में आ रहा हूं। नहीं खान साहब, देखिए, मैं तनवीर सादिक साहब से मैं सुन रहा था उनकी बात, और मैं इस बात से एग्री नहीं कर सकता कि वायलेंस किसी भी सिनेरियो में जस्टिफाइड होती। कोई भी औचित्य नहीं हो सकता वायलेंस का, मैं ये मानता हूँ। ये कांग्रेस की शुरुआत से परंपरा रही है कि वायलेंस की और ऐसे स्टेटमेंट्स की जो सेंटिमेंट्स भड़काएं, उनकी हमेशा हम कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन खान साहब, आपकी सहयोगी पार्टी है ना एनसी, मैं समझ रहा हूं जस्टिफाई कर रहे हैं ना वो पत्थरबाजी को। जी बिल्कुल सही। ये कैसी सोच है जो कश्मीर के नौजवानों के हाथ में पत्थर देखना चाहती है? तनवीर सादिक साहब की बात सुन रहा हूँ। मैंने जस्टिफाई नहीं किया। तनवीर सादिक साहब, तनवीर सादिक साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट देख लीजिए, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, वो कह रहे हैं ये लोग नेशनलिस्ट हैं। जी, मैं जानता हूं कैसे। हमारे 10,000 वर्करों को मिलिटेंटों ने मारा है। तनवीर सादिक साहब बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। कर सकते हैं आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं सादिक साहब की बात सुन रहा हूं। तो मारा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए ना, पत्थरबाजों को तो ना उकसाइए। मुझे लग रहा है यही तो फर्क है, यही तो फर्क है तनवीर सादिक साहब। उठाया है आवाज, तभी तो 10,000 लोग मारे गए, तभी तो मारे गए। जब उठाई बात तभी तो मारे गए। ठीक है खान साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मोहम्मद अली खान साहब, इकोनॉमी और ठीक है तनवीर सादिक साहब, हमने आपकी बात सुन ली।
जी 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 बात साहब, नाइंसाफियों को कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। ठीक है, मैं अब खलल नहीं करना चाहता। जी चलिए खान साहब। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नवीन कुमार साहब बोल रहे थे, नवीन कुमार साहब बोल रहे थे उन युवाओं के बारे में जो स्टेट सर्विस कमीशन में आते हैं। अभी हाल ही में IAS के टॉपर एक कश्मीरी थे। 3 हफ्ते पहले जब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स निकले आर्मी के लिए, 19,000 कश्मीरी युवाओं ने उसमें भर्ती होने की अपने नाम भरे और शामिल होने की कोशिश की। तो ये बहुत अच्छे साइंस हैं जिन्हें अंग्रेजी में ग्रीन शूट्स कहते हैं। और मुझे लगता है जैसे सिन्हा साहब जो अग्रेसिव टोन ले रहे थे, सर हमने अभी पिछले 10 साल यही अग्रेसिव टोन हमने देख लिया, इसका नतीजा क्या है। आप मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं और बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार हैं इन मामलों में, मगर जो उपाय आप बता रहे हैं वो तो मुझे रेसिपी फॉर सिविल वॉर लग रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को, आपका जो तरीका है बोलने का, मुझे डर है कि भाजपा भी कुछ हद तक ऐसे ही सोचती है कि अगर इन लोगों पे जितना और दबाने की कोशिश करोगे या कंट्रोल पकड़ने की कोशिश करोगे उतना और मुझे लगता है मामला भड़केगा। यही अगर मैं तनवीर सादिक साहब की बात समझ रहा था तो वो भी यही कहना चाह रहे थे कि जहां आप देखिए आपको उन्हें एक मेजर ऑफ ऑटोनॉमी देना जरूरी है। सहयोगी पार्टी के बारे में चिंता करें, भाजपा के बारे में क्या करें, आपको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। सिन्हा साहब एक कड़क आर्मी ऑफिसर रहे हैं, तो मैं सुन लीजिए बात नवीन कुमार साहब, आप देखिए उनकी राय होती है, उन्होंने कहा कि ये उनकी पर्सनल राय है। नवीन कुमार साहब मैं आपको एक बात बोलूं, यही आपका अहंकार है, यही आपका जो गुरूर और तकब्बुर है, यही आपको बर्बाद करेगा वैली में। आपको यही आप जो है, आप लोगों को बात करना चाहिए, आप लोगों को जाके बात करना चाहिए। और उल्टा आप क्या करते हैं, आप चैनलों पे आते हैं, बहाने बनाते हैं, आप बोलते हैं जी हमने तो ये दे दिया, चलिए ठीक है, एक छोटा सा कुछ नहीं दिया। मोहम्मद अली खान साहब एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। आप टीवी की मजबूरी है, अच्छा एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हैं। आखिर कश्मीर में बिगड़ते हालात का जिम्मेदार कौन है? छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर। तो कश्मीर के बिगड़ते हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अली खान साहब, आपकी बात बीच में कट गई है, इसलिए मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगा। आप ये बताइए कि आप राब्ता कायम करने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और 3 साल में ऐसा क्यों अब तक नहीं हो पाया इस सरकार के दौरान, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के अगर आप बयान देखिए तो वो भी तो कहीं ना कहीं मामले को इग्नाइट करने वाले हैं। सैफुद्दीन सोज साहब कहते हैं कि कश्मीर की ये जो समस्या है इसकी जड़ पाकिस्तान की तरफ से नहीं, हिंदुस्तान की तरफ से। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी देखिए अब्बास साहब, मैं 3 बातें बोलना चाहता हूं, बहुत ही जल्दी मैं बोलूंगा। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि जब हम कांग्रेस के सरकार की बात करते हैं, बहुत लोग बहुत सारी शिकायतें लेके पहुंच जाते हैं, मगर मैं खुद अफसर था पिछली सरकार में, और हम लोगों ने, मैं आपके चैनल पे पहले भी बयान कर चुका हूं, ये हम लोगों ने स्कीम्स शुरू की थी कश्मीर के लिए, उड़ान और परवाज़ जिसका मतलब होता है चिड़िया की पहली उड़ान। और हम लोगों ने कोशिश की थी, राहुल जी खुद दिल्ली से और बॉम्बे से देश के सबसे बड़े उद्योगपति टाटा, बिरला, बजाज, नंदन नीलेकनी सबको लेके गए थे कश्मीर, और उनसे वादा करवाया था कि यहाँ पे आप इंटरप्राइजेस शुरू करवाएंगे। ये कदम उठाए गए थे, इन्हें कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं कि और करना चाहिए था, आप कह सकते हैं कि और कदम उठाए, आप सही हो सकते हैं, बट ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात, सलमान सोज साहब से सवाल पूछा गया, कांग्रेस में भी सवाल पूछा गया कि आपका मतलब क्या था, किस संदर्भ में आपने, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने ये बात कही थी। सोज साहब ने अपना बयान दे दिया है, वो काबिल है अपने आप को खुद डिफेंड करने के लिए। उन्होंने बोल दिया मेरे कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था उसे मिस इंटरप्रेट किया गया। तीसरी बात, जहाँ तक वायलेंस का सवाल है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझे समझ आ रहा है एक गुस्सा है ज़मीन पर, और मुझे इस बात पे मैं डिसएग्री करता हूँ अगर वो उसे पॉलिटिकल नज़रिए से यूज़ करने की कोशिश करें, मगर एक जायज़ गुस्सा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वहाँ की जिम्मेदार और पुरानी पार्टी है, और उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इतिहास के जितने भी छात्र होंगे आपके सामने वो बताएंगे, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब का ट्रेडिशन रहा है कि इन लोगों ने डेमोक्रेसी को वहाँ पर स्थापित करने में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। तो इसलिए इस बात का इन्हें एहसास रखते हुए ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हमें सेपरेटिस्ट की जुबान कभी नहीं बोलना चाहिए। बस ये बात मैं बोलना चाहूंगा। और सिन्हा साहब की जहां तक बात है, मुझे लगता है सिन्हा साहब एक बायस मेंटालिटी से सोच रहे हैं, हालांकि मैं बहुत इज्जत कर रहा हूं। उन्होंने एक इंडस्ट्री लगाई क्या? देखिए नहीं, जिनका नाम बता रहे थे, कुछ उन्होंने किया उस एरिया में? वो कह रहे हैं ना कि आप कह सकते हैं, मैं आपको बताऊं, आप अगर आप वहां जाएंगे और अगर आप वहां कैफे कॉफी डेज देखेंगे, नहीं नवीन साहब, आप जिस पुल की आप बात कर, टनल की आप बात करते हैं बड़े गर्व से, और मैं चाहता हूं आप लोगों को श्रेय मिले उसका, वो UPA 2 के जमाने का अप्रूव्ड और एग्जीक्यूटेड है, जिसके लिए आप हमेशा श्रेय लेने पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छी बात। आप अगर जाके वहां देखिए, जितने भी कैफे कॉफी डेज बने हैं वो सिर्फ उस MOUs के जरिए बने हैं जो UPA 2 के जमाने में साइन किए गए थे। तो इसलिए नवीन साहब आप थोड़ा समझ लीजिए, आप समझ लीजिए इतिहास। बहुत आसान है आके लोगों को बुरा भला कहना,
बहुत आसान है आगे आके चैनल पे खड़े होकर कहना कि भैया राष्ट्रवाद ये है, राष्ट्रवाद वो है। आपने क्या, आप मुझे ये बता दीजिए नवीन साहब, नहीं नवीन साहब मैं आपसे एक बात बोलूंगा, आपकी जिम्मेदारी और नहीं नवीन साहब, आप राज्य सरकार में भी है, केंद्र सरकार में भी है, आपको 3 साल हो गए, बहाने बनाने का वक्त चला गया, बहाने बनाने का वक्त चला गया। अब आप ये ना, अब आप ये विपक्ष वाली जुबान नहीं बोल सकते, अब आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। पहली बार आप सत्ता से बाहर निकले इसलिए बौखला गए हैं। आपकी मैं समझ सकता हूं आपकी मानसिकता क्या हो सकती है। ठीक है, रविशंकर जी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट। रविशंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला का आज का बयान अगर आप देखें तो जो वो क्या कहना चाह रहे हैं, कहीं हम ऐसा तो नहीं कि उसको हम मिस कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैं सीआरपीएफ का वीडियो मैंने देखा, सीआरपीएफ के जवानों को जिस तरह से कुछ नौजवान लात मार रहे थे, वो वीडियो मैंने देखा, और उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद जो गुस्सा नजर आया देश का, उसको मैं समझता हूं, लेकिन मैं भी बहुत गुस्से में हूं ये जानते हुए कि जीप से बंधे हुए नौजवान को देखकर लोगों को गुस्सा नहीं आएगा। क्या मैसेज है ये? नहीं, ये देखिए बेसिकली ये है क्या कि ये जो तस्वीर जो आज उन्होंने ये जो वायरल हो रखा है कि किस तरह से जवान को जीप के आगे बांध के रखा गया है और स्टोन पेल्टिंग से बचाने के लिए, वो तस्वीर बेहद मतलब वो एक ऐसा अम्यूजिंग विजुअल है जिसको देख के लोगों को अजीब लगेगा कि क्या आर्मी जो एक इंस्टीट्यूशन है वो क्या ऐसा कर सकता है, कर सकती है, नहीं कर सकती। वो उनको एक पॉइंट मिला है, टू स्कोर पॉइंट बेसिकली। ये बहुत ही एन वक्त पे उनको ये मौका मिला और उन्होंने वो एक छक्का मार दिया उन्होंने कि क्या आर्मी को इस तरह का करने की इजाजत है? नहीं, बिल्कुल बात सही है, इस तरह नहीं कर सकते, या ये एक इंस्टीट्यूशन है और उस जिस तरह से। लेकिन सवाल ये है कि जो स्थिति वहां पैदा हो गई है कि वहां जवान को जवान नहीं समझते लोग, किस तरह से आप वीडियो देख रहे हैं, किस तरह से लोग उनको जवानों के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ये क्या मतलब है? ये आखिर आदमी तो है, वो भी मानव ही तो है। आप कितनी जलील करेंगे, आप मारेंगे पत्थर और वो रिटेलिएट ना करें, ये किस तरह की मतलब ये किस तरह का ये आप समझ में नहीं आता कि इसको डिस्क्राइब कैसे किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि उमर अब्दुल्ला का कुछ नहीं था, ये सिन्हा साहब एक बड़ा सवाल मुझे लग रहा है एक्चुअली क्या है कि पीडीपी जो इस तरह से एक नौजवान को बोनेट पर बांधकर पूरी सोसाइटी को टेरराइज करने का, क्या सेना को ये अधिकार है? अब हालांकि इसके पीछे की घटना क्या हुई हमें नहीं पता है, मैं यहाँ पर बता दूं अपने व्यूवर्स को भी कि इस नौजवान ने क्या किया ये हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी सेना को अधिकार ये है क्या, और ऐसा करना सही है क्या कश्मीर के मौजूदा हालात को देखते हुए? एक सेकंड समीर जी, एक फौजी ट्रक जाता है, वहाँ के यूथ जो हैं उस ट्रक को लात मारते हैं, ड्राइवर को ड्राइविंग कंपार्टमेंट से निकालते हैं, मैन हैंडल करते हैं, क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये पूछना चाहता हूँ। और जब पैलेट गन इस्तेमाल होता है तो लोग कहते हैं कि लोगों की आंख चली गई, ये दर्द हुआ। और जब एक फौज एक संदेश के रूप में एक संदेश देना चाहती है कि आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो, यदि लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगे तो अंजाम ऐसा ही होगा। देखिए समीर जी, एक बहुत अहम बात मैं कहना चाहता हूं, आर्मी के फाइनल इंस्टीट्यूशन है जो लॉ एंड ऑर्डर फेलियर के बाद, जो यदि आर्मी फेल हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए आर्मी को जब कहा जाता है कि एक्शन में आओ तो आर्मी फिर एक्शन में आएगी और रिजल्ट देगी। उसके लिए किसी हद तक की जाने की जरूरत पड़े तो आर्मी जाएगी, ये उसका रोल है, मैंडेट है। आप और नए ग्रामर हम लोग को सीखने की जरूरत नहीं है ऐसे लोग से जिनको कुछ नहीं पता है देश के बारे में। तनवीर सादिक साहब आपका जवाब दे रहे हैं। तनवीर सादिक साहब, यही आप प्रॉब्लम है ना, आप कभी सेना के साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं उसकी आवाज क्यों नहीं उठाते? कि जो सोच सेना अगर किसी का एनकाउंटर करने के लिए जाती है किसी टेररिस्ट का, तो उसको दो तरफा वार झेलना पड़ता है। एक तरफ से टेररिस्ट गोलीबारी करते हैं, दूसरी तरफ से पत्थरबाजी करते हैं, उस पर आवाज क्यों नहीं उठाते आप? हम जब सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन करते हैं तो औरतें बच्चे सामने क्यों आते हैं? सादिक साहब जवाब दीजिए, आप ये क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कश्मीर की आवाम को कि ये सेना जो है ये आपके लिए सब चीजों, अगर बाढ़ आती है तो यही सेना के जवान उन्हें बचाते हैं। ऑपरेशन सद्भावना में हम इतना अच्छा काम करते हैं। सादिक साहब बोलिए जल्दी से। इसके पीछे एक स्टोरी है
इसके पीछे एक स्टोरी है। ये अचानक नहीं हुआ। कौन सी चोरी नहीं करेंगे यंग लोगों को, तो ये तो दिस इज बाउंड टू हैपन। सुनिए, सोच ये जो सोच है ना कि क्योंकि वो पत्थर मार रहे हैं तो आप इनको बांधकर पूरे गली गली घुमाइए, तो ये गलत सोच है। ये सोच कि अगर कोई पत्थर उठा रहा है तो उसके सर पे गोली मारे, वो गलत है। आप आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है, आर्मी और एक स्टोन पिल्टर को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को देखना है कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। अगर कश्मीर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता तो मैं समझता, लेकिन ये लेकिन सेना के जवान कितना सब्र से काम कर रहे हैं, ये आपने देखा ना 9 अप्रैल के वीडियो में, आपने देखा ना तनवीर सादिक साहब। अब भी आप ये बात कह रहे हैं। मारने के पीछे एक इशू है, उस लात मारने के पीछे एक इशू है। उस इशू को क्यों नहीं एड्रेस कर रहे हैं? क्या इशू है? बीजेपी और पीडीपी उसको एड्रेस क्यों नहीं कर रही है? बायलैटरल और ट्राइलैटरल डिस्कशंस क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरा तो वही मतलब है। हमारा मतलब है कि आप नाम बताएंगे किसके साथ करें, कब करेंगे? और मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको भी, सेना के जवान के साथ जो हाथापाई हो रही है उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं बैठ कर यहाँ पर तनवीर सादिक साहब। स्ट्रीम से ही बात, ये तो कमाल की बात कर दिया आपने। उनकी जिम्मेदारी नहीं है वो आपको नाम दे। मैं आपसे कैसे उम्मीद करूं कि आप लोगों को समझाएंगे कश्मीर की आवाम को कि ऐसा ना करो। जो चंद मुट्ठी भर लोग ऐसा कर रहे हैं वो ना करें ऐसा। मैं कैसे उम्मीद करूं आपसे? डायलॉग आप जब वेद महाजन साहब, जब आप इनिशिएट नहीं करेंगे डायलॉग, वो आप हैं, वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी रोटी सेक रही हैं। वो कश्मीर में नहीं चाहती कि विकास हो, वो कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती। जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिनका नुकसान हुआ अगर उसको पैसा जाएगा तो सीधे उसके खाते में जाएगा, वेद महाजन साहब नहीं चाहते थे ठीक है कि उनके खाते में जाए। पार्टियां जो पहले आ जाती थी, फिर क्या होगा? कष्ट हुआ, यही कारण है। वेद महाजन साहब, लेकिन स्टेट में इस वक्त आपकी सरकार है, बीजेपी के साथ मिलकर आप सत्ता में है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि कश्मीर के आवाम में अगर वो भरोसा नहीं जग पा रहा है तो उसको आप जगाएं। आप तो उसमें नाकामयाब रह रहे हैं ना, तभी सब ये सब हो रहा है, तभी एनसी को कहने का मौका भी मिल रहा है। बिल्कुल सही। मैं मिस्टर एक मिनट वेद महाजन जी, देखिए बात यह है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाना हमारी एक मजबूरी थी, क्योंकि जो इलेक्शन में जो मैंडेट मिला वो जम्मू में बीजेपी को मिला था और कश्मीर में पीडीपी को मिला था। और मैं समझता हूं कि उस समय अगर हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाते तो एक मैंडेट के लिए गाली दी जाती। लेकिन अब क्या? हाँ बिल्कुल ये बात सही है। और उस चीज को हमने ऑनर किया, एक मैंडेट को ऑनर किया। ये नहीं है अगर उस समय हम ये सरकार नहीं बनाते तो हो सकता है कि ये सरकार कभी एक दिन के लिए भी नहीं चल सकती। 3 साल गुजर गए, ये नामुमकिन चीज थी और हमने उस मुमकिन चीज को नामुमकिन को मुमकिन किया। और मैं समझता, देखिए बात यह है कि ये असली जो जड़ है रियासत जम्मू कश्मीर में, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरशिप रही है ये उसकी देन है। और इसकी शुरुआत उन्होंने 87 के इलेक्शनों से शुरुआत हुई और ये आज तक ये सिलसिला चल रहा है, क्योंकि इनकी लीडरशिप ने जम्मू में एक बात कहते हैं, कश्मीर में दूसरी बात और दिल्ली में तीसरी बात। हमेशा इन्होंने दुगली बातों का हमेशा जिक्र किया है। अभी 2 दिन के अंदर आपने देखा कि रियासत जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वेद महाजन जी, अब तो आपकी सरकार है ना, कितनी बार आपको बताऊं मैं? वो तो वो मगरमच्छ के आंसू बहाती थी, आज क्या हुआ उसको? अब आंसू बहाती थी वो मगरमच्छ के, अब क्या हुआ? आपके एजेंडा ऑफ अलायंस में था कि आप बात करेंगे, हुर्रियत से बात करेंगे, स्टेक होल्डर से बात करेंगे, क्या हुआ फिर? ये जो है 1937 मोहम्मद अली खान साहब, ऐसे में सोल्यूशन क्या होगा? हो क्या कांग्रेस पार्टी के सुझाव क्या है? जल्दी से 10 सेकंड। देखिए जी अब्बास साहब, देखिए मैं तो सबसे पहली बात तो इस पे खुश हूँ कि आखिर पीडीपी के प्रवक्ता ने बात मान ली कि नवीन कुमार साहब की पार्टी उनके लिए मजबूरी है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, नवीन कुमार साहब देखिए उंगलियां उठाने से बेहतर है कोई सुझाव लाइए। हम नहीं बताएंगे आपको किससे बात करनी है। जब राजनाथ सिंह जी इसमें बोलते हैं, जब माधव साहब बोलते हैं, आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए और लोगों से जाके मिलिए, क्योंकि जो भी अभी तक आप अप्रोच अपना रहे हैं वो हमें यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान में ही देश दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं। नवीन कुमार साहब, जो आप लोगों का अप्रोच है वो हमें दुनिया भर में रुसवा कर रहा है, क्योंकि जो आप, और मैं आपको एक बात बताऊं सिन्हा साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली खान साहब।
वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है नवीन, कि सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, अगर वो भरोसा नहीं कर पा रही है कश्मीर की आवाम, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो भरोसा जगाया जाए। लेकिन मैं ये बताना बहुत जरूरी समझूंगा, मोहम्मद अली खान साहब जो आरोप लगाया, देश और दुनिया में जो अब तक ये कहते थे कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अछूती है, वो आए नहीं, उन्हें सत्ता में है, वो वहां के लोगों के लिए विकास करी, जो पॉलिटिकल पार्टी वहां की है उसको पचा नहीं पा रही, बस इतना सा कारण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। तनवीर सादिक साहब, वेद महाजन साहब, रविशंकर, नवीन कुमार, मोहम्मद अली खान साहब और एसपी सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। मंडे को एक नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।